उत्तराखंड महिला मंच जो है वो उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ महिलाओं का एक जन संगठन है। और हम लोगों ने हमेशा उत्तराखंड के जल जंगल जमीन और यहाँ की जो पलायन की नीति है इसको लेकर लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। और महिला संगठन होने के कारण और महिलाओं की सबसे बड़ी त्रासदी जो उत्तराखंड के अंदर रही है शराब की, उसको लेकर लगातार उत्तराखंड महिला मंच 94 से लेकर आज तक संघर्ष करता रहा है। और हम लोग एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे कि जो ऐसा राज्य बने जो नशा मुक्त हो और जहाँ पे सभी साधन संपन्न राज्य हो, जिसके लिए यहाँ की जनता ने एक लंबा संघर्ष किया था। और हमको लगता है कि आज इतने साल बाद भी, आज 23 साल होने को आ गए हैं राज्य बने हुए, उसके बाद भी हमारा एक मुद्दा भी परिपूर्ण इन सरकारों के द्वारा नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे वो धामी सरकार हो। तो हम लोगों का कहना लगातार इसी बात को रहा है कि हम कैसे अपने राज्य को साधन संपन्न बनाएं। और जैसा राज्य यहाँ के शहीदों के सपनों में था, जैसे राज्य के लिए यहाँ की जनता ने संघर्ष किया, यहाँ की महिलाओं ने बड़े से बड़े अपमान को सहा, मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड को भी झेलना पड़ा, उसके बाद भी आज हमारा राज्य कहाँ पे है, आज भी हमारे मुद्दे क्यों हाशिए पे हैं, इसको लेके गंभीरता से के साथ उत्तराखंड महिला मंच ने तय किया कि हमारा वार्षिक सम्मेलन 19-20 दिसंबर को होने वाला है। उससे पहले हम अपने कार्यकारिणी, जिस कार्यकारिणी में हमारे 51 महिला प्रतिनिधि हैं विभिन्न उत्तराखंड जिले के विभिन्न क्षेत्रों से, उनको हमने बुलाया और उनके साथ हमने एक व्यापक विचार विमर्श किया सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और उस विचार विमर्श में यही निकल के आया कि अगर हम लोग तय कर लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस बीच में जिस तरह से सरकार लगातार जन विरोधी नीतियों को ला रही है, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ पे अपना पैसा लगाने की बात कर रहे हैं और वो पूरी तरह से रियल एस्टेट पे वो पैसा लगाया जा रहा है। हमारे जंगल आज बाहर के लोगों के हाथों में, हमारा पानी, हमारी नदियाँ बांध दी गई हैं और उनमें कौन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सब बाहर के जो जितने माफिया हैं वो उन पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हमारे जंगल जमीन और पानी जैसा जो बहुत यहाँ के लोगों का जो मुख्य संसाधन था उस पर भी आज बाहर के लोगों का कब्जा है। तो हमने राज्य इसलिए तो नहीं बनाया था कि आप पलायन को रोकने की जगह उत्तराखंड का सारा जितनी आबादी उस ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दें पहाड़ के अंदर कि वो पलायन के लिए मजबूर हो जाए। आज कुमाऊँ के अंदर लोग कुमाऊँ से उतर के, पहाड़ियों से उतर के हल्द्वानी, काशीपुर और उधम सिंह नगर आने के लिए मजबूर है। और देहरादून और जो गढ़वाल के लोग हैं वो ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया और देहरादून आने के लिए मजबूर है। आपने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं, न शिक्षा है पहाड़ में, न स्वास्थ्य है और न कोई रोजगार का साधन है। तो आदमी क्या करेगा? पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा? और पलायन किसके लिए करा रहे हैं आप लोग? आपको उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया गया था कि आप पहाड़ को आबाद करेंगे, पहाड़ के अंदर सारी सुविधाएं लाएंगे, सारे संसाधन समेटेंगे आप उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाकों में, मगर आपने वैसा नहीं किया। और आज आपकी जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है कि आप सारे बाहर के पूंजीपतियों को, इन्वेस्टरों के नाम पर पूरे पहाड़ के अंदर उनको पहुंचा देना चाहते हैं और पहाड़ को एक ऐशगाह बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐशगाह नहीं बनाना चाहते तो आपने यहाँ पे शराब की नीति को बदलते हुए यहाँ पे प्रत्येक घर में कोई भी चाहे, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति चाहे, वो अपने घर में 12,000 रुपया सालाना देकर बार खोल सकता है। ये कहाँ की नीति थी? कैसे लाए आप ये नीति को? तो सवाल ये सारी चीज़ें हैं, चाहे शराब का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बच्चों के पलायन का सवाल हो, उनके रोजगार का सवाल हो। तो ये सारे सवाल आज फिर से जिस तरीके से आ रहे हो, आप जनता के मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप केवल नफरत को फैलाने के काम कर रहे हैं। चाहे आप वहाँ देख लीजिए, पुरोला के अंदर देखिए किस तरीके से आपने दो संप्रदायों को जो बहुत अमन चैन से रहते थे, वहाँ पे आपने एक चिंगारी जलाई और उन लोगों के बीच में आपने नफरत फैला दी। ऐसे आपने हरिद्वार के अंदर 21 में किस तरह से धर्म संसद बुलवाई और धर्म संसद वालों के खिलाफ आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप पूरा नफरत की राजनीति हिंदू को मुसलमान से काटने के, दलित को सवर्णों से काटने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो आदिवासी, जो हमारे पिछड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको हमसे अलग करने की जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, तो इससे इस तरह की जो राजनीति आज पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में आ रही है, उसका भी हम कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। क्योंकि हम उत्तराखंड स्तर पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे महिलाओं का सम्मान चाहते हैं,
हम यहाँ के जो आम जन हैं उनका सम्मान चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हैं हम लोगों के अंदर इस तरह से नफरत फैलाई जाए कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे आज वहाँ पे मस्जिद बना दी। अरे जब तुम वो हिंदुस्तान में रहेंगे मुसलमान तो मस्जिद तो बनाएंगे ही, वो भी तो अपना पूजा का स्थान बनाएंगे ना। अगर हिंदू रहेगा तो वो अपना मंदिर बनाएगा, अगर हमारे वहाँ क्रिश्चियन रहेंगे तो ये तो संवैधानिक अधिकार है हमारे। तो आज हमारे संवैधानिक अधिकारों पे भी जो एक कुठाराघात किया जा रहा है, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, इसको भी हमें समझना होगा। महिला मंच बहुत ब्रॉड रूप से सोचता है, बहुत ही, क्योंकि उसको लगता है कि हमने इस राज्य को बनाया है, हम महिलाओं के बलिदान से ही ये राज्य बनाया है। उत्तराखंड महिला मंच वो संगठन है जिन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया उत्तराखंड के अंदर राज्य के लिए। तो हमें इसको बेहतर बनाने की भी जिम्मेवारी हमारी है। इसको सोचते हुए हम लोगों ने सरकार को एक ऐलान किया है और हमने एक समय सीमा बांधी है 19-20 दिसंबर की। अगर तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो एक बड़ा व्यापक आंदोलन पूरे उत्तराखंड के अंदर छेड़ा जाएगा। उत्तराखंड राज्य बने 23 साल हो गए हैं, 24वें साल में अब प्रवेश हो गया है। तो 9 तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाएगा जिसकी तैयारियां हो रही हैं। किस तरह से देखते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रहीं, अपने दावे और वादों में कितना सफल रही? चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों का चरित्र केवल यहाँ के संसाधनों को लूटने का था। और मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि इससे अलग उन्होंने कुछ किया है भी। अगर हरीश रावत रहे तो अल्मोड़ा के अंदर उतना नैनीताल का आंदोलन चरम सीमा पे था, जो जमीनों को बाहर के लोगों को दिया जा रहा था। और आज भी वही स्थिति है, चाहे जमीन का उनके समय में भी शराब में कोई ढील नहीं, ऐसा नहीं किया क्या उसको कम करने की कोई कोशिश की गई हो। हम लोगों ने तो कांग्रेस के समय में भी लगातार ज्ञापन दिए, चाहे वो जंगल के सवाल पे हो, पानी के सवाल पे हो, यहाँ के संसाधनों के सवाल पे हो, यहाँ के बच्चों के रोजगार के सवाल पे हो। लेकिन उनका भी वही रुख रहा, इनका भी वही रुख रहा। लेकिन जो थोड़ा सा अंतर इनमें थोड़ा दिखता है वो यही है कि इनमें सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने का जो एक मुद्दा है वो ज़्यादा नज़र आता है भाजपा में। जिस तरह से उन्होंने यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है पूरे उत्तराखंड के अंदर, उसमें वो कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, वो उनमें एक पॉइंट अलग और प्लस हो जाता है। यही अंतर है, ये तो दोनों की राजनीति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कोई भी उत्तराखंड की हितैषी पार्टियाँ नहीं है, उत्तराखंड के आम जन के लिए सोचने वाली पार्टियाँ नहीं है। वो वही पार्टियाँ जो सिर्फ अपने लिए और व्यक्तिगत स्तर पर, मैं कहती हूँ, जो निस्वार्थ रूप से जनता के लिए काम करने वाली, ये दोनों ही पार्टियां बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा मानना है। जिस तरह से 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उस तरह से आज क्या स्थिति देखते हैं पहाड़ से पलायन को लेके? कम हुई है या और बढ़ी है? ये तो आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा अच्छी करके आंकड़ों के साथ जानते होंगे, मगर जो स्थितियां हैं, हमारे कितने ही गांव बंजर हो चुके हैं। उनकी संख्या 100 में नहीं है, हजारों में है। हमारे गांव बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, गांव में लोग नहीं है, पुरुष नहीं है गांव में। अनाज और राशन, जो अनाज हमारे वहाँ पैदा होता था, जो हमारे वहाँ फल पैदा होते थे, आपने बंदर वहाँ ऊपर भेज के और सुअर वहाँ पे होने के कारण हमारी जो खेती थी वो भी ख़त्म हो गई। जो आदमी का एक जीवन जीने का जो एक आशा था कि खेती के आधार पे यहाँ का भी हम हमारे पूर्वज जो थे, हमारे माँ पिता जो थे, हमारे दादा दादी थे, उसी पहाड़ों से तो उन्होंने आज हमको पढ़ लिख के यहाँ तक भेजा। तो आज वो पहाड़ इस लायक कर दिया आप लोगों ने, आपकी नीतियों ने, कि वहाँ पे कोई अनाज तक नहीं बो सकता है, वहाँ पे कोई अपने लिए क्या कहते हैं फल फ्रूट भी नहीं लगा सकता। ऐसी स्थितियाँ आपने कर दी, और उसके लिए सरकार बिल्कुल सोचने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके एजेंडे में कहीं भी नहीं है कि उत्तराखंड को किस तरह से फिर से आबाद किया जाएगा, वहाँ पे रोजगार के क्या साधन होंगे, वहाँ की खेती को कैसे बचाया जाएगा, वहाँ पे फलों का, आप हमारे बगल का राज्य देख लीजिए, हिमाचल है, जहाँ के सेब, जहाँ का फल, जहाँ का माल्टा, जहाँ का संतरा, पूरे उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से बाहर जाता है, वहाँ का मेवा देख लीजिए बाहर जाता है। मगर हमारा पहाड़ देखिए बिल्कुल तबाह हो चुका है, उसी के साथ का हमारा है। तो एक यही नीतियाँ नहीं है। भूमि को लेकर आप कहिए तो भूमि को लेकर मैं कितनी ही बात कह सकती हूँ, आप पानी को लेके कहिए तो पानी पे हम कितनी बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो हमारे संसाधन हैं उन पे जिस तरह का कुठाराघात किया गया है वो वास्तव में बहुत खतरनाक है, उत्तराखंड के अंदर के लिए भी और यहाँ की सरकारों के लिए भी। क्योंकि जब यहाँ की जनता जागेगी और जब उद्वेलित होगी तो शायद उनको उखाड़ के फेंक देगी।
वो समय अब दूर नहीं है, वो समय आएगा जरूर, क्योंकि हम लोगों ने इन 20-22 सालों की जो त्रासदी को सहा है। हम तो डेवलपमेंट की बात करते थे, आप इसको डेवलपमेंट कहते कि आप 4 लेन बना देंगे और पहाड़ों को नीचे धराशाही कर देंगे, वहाँ पे भूस्खलन बढ़ गया, लोगों के गाँव तबाह हो गए। आपको पता ही है जोशीमठ में क्या हुआ, कैसे लोग वहाँ पे मर रहे हैं। आप सुरंगें खोदते जाइए, लोग तबाह होते जाएंगे, उनके पहाड़ गिर रहे हैं, सुरंगों के अंदर लोग दफन हो रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट का हमारा पहाड़ अभी तो बिल्कुल युवावस्था का पहाड़ है। तो क्या कहते हैं, ऐसे पहाड़ों में आप अगर सुरंगें बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पहाड़ का हर्ष क्या होगा, और वो दिख रहा है। तो सवाल यही है कि आपका डेवलपमेंट सिर्फ ये है कि जितने 5 साल में रहूं तो दिख जाए कि मैं ये यहाँ पे सड़क बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सुरंग खोद रहा हूँ, यहाँ पे मैं नदी की। कल ही मैं किसी एक यात्रा में थी, मैं इप्टा ने जो पदयात्रा निकाली थी कल ऋषिकेश से, तो मैं नदी के किनारे हम लोग चल रहे थे, इतनी गंदगी क्या है वो जो गंगा का इन्होंने प्रोजेक्ट ले रखा है नमामि गंगे वाला, वो प्रोजेक्ट कर क्या रहा है इस गंगा की सफाई के लिए, हो क्या रहा है पहाड़ के अंदर। तो सवाल यही है कि किसी भी आप टॉपिक को ले लीजिए, वो किसी भी विषय को आप उत्तराखंड के अंदर कोई भी मुद्दा जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का था, किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, वो पूरी तरह से फेल हुई हो। आप जिस तरह का विकास लाएंगे भाई, आप अगर प्रचार में हमको मैगी खिलाएंगे तो हम मैगी खाएंगे, आप दूध पिलाएंगे तो हम दूध पिएंगे। आप जिस तरह का विकास चाहते हैं उस विकास को आप नौजवान बच्चों के बीच में ला रहे हैं, युवाओं के बीच में ला रहे हैं, यहाँ के बुजुर्गों के बीच में ला रहे हैं। आप अगर शराब ही पिलाना चाहेंगे तो आप बाहर लाएंगे, घरों में तक पहुँचाएंगे। अगर सरकार वास्तव में, जैसे ये गाय की बहुत हितैषी मानी जाती है, गाय हमारी माता है, कहते हैं गौ रक्षा की बात करते हैं, तो आपकी नीति में तो ये आना चाहिए था कि सरकार कहती है मैं हर परिवार को एक सब्सिडी दूंगा और हर परिवार के वहाँ एक गाय बचनी चाहिए। उसके लिए वो सब्सिडी देते, उसके लिए सुविधा देते, गाय हम पालते, हम दूध पीते। तो सवाल मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं। सरकार की नीतियाँ यही हैं कि आप ऊपर जो लोगों को है उनको बस सिर्फ ये लगता है कि हम देहरादून आ जाएंगे तो मेरे बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, मेरे बच्चे की स्वास्थ्य परेशानी नहीं होगी, मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो औने पौने दाम में अपनी जमीन बेचेगा, वो कहाँ जाएगा जब उसको शिक्षा के लिए बच्चा के पास कुछ नहीं है, उसके पास खाने पीने के लिए उसके खेत उजड़ गए हैं, वहाँ पे सुअर और बंदर उनको परेशान कर रहे हैं, खेती उनकी हो नहीं रही है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं यहाँ पे 4 बर्तन भी मांजूंगा, बच्चे को भी पढ़ाऊंगा और कल उसकी वहीं पे किसी होटल में नौकरी लग जाएगी। वहाँ तो अब कोई ऐसा जरिया भी नहीं है जहाँ उसके बच्चों को पढ़ा के वो रोजगार भी मिल सके, और सारी सरकारी स्कूल खत्म कर दिए हैं आप लोगों ने। तो ये जो शिक्षा की पूरी नीति है, चाहे वो डेवलपमेंट की नीति हो, उसके से त्रस्त होकर ही वहाँ का आदमी मजबूर है। वो उससे नहीं बेच रहा, वो मजबूरी में बेच रहा है। नहीं तो उतनी अच्छी आबहवा और उतना अच्छा पानी और उतना अच्छा रहन सहन, उसके बाद अपना मकान तक जिसमें उसको कोई किराया नहीं देना है, सब कुछ उसके पास है, तब भी वो क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि उसकी मजबूरी है आना, और सरकार ने ये स्थिति में कर दिया वहाँ के आदमी को, उसको मजबूर होकर वहाँ पे छोड़कर उसको देहरादून या क्या कहते हैं मैदानी इलाकों में आना पड़ रहा। देखिए, जो भूमि कानून की बात है, पहले तो हम लोगों ने सिर्फ ये मांग की थी कि धारा 371 उत्तराखंड में लगनी चाहिए, और धारा 371 के लगने से हमें एक विशेष तरह के अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा मिलती, अगर धारा 371 मिलती। मगर चलिए, जब आप धारा 371 के लिए ऊपर प्रपोजल नहीं भेज रही है, यहाँ की विधानसभा से कोई प्रपोजल नहीं जा रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, तो क्योंकि उसको तो केंद्र सरकार ने लागू करना था, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन सब में 371 के अलग अलग अनुच्छेद लगे हुए हैं वहाँ पे। तो सवाल ये है कि क्या कहते हैं, हमारे वहाँ हम कहते हैं चलिए आप धारा 371 नहीं लगा रहे हैं हमारे वहाँ, तो कम से कम हिमाचल की तर्ज पे अपना भूमि कानून बनाने का अधिकार तो हर राज्य अपना भूमि कानून बना सकता है। और हमने इसी बात को लगातार कहा कि हमारे वहाँ अपना भूमि कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने ये एक 500 वर्ग मीटर में कोई भी अपना आवासीय मकान बना सकता है, बाहर का व्यक्ति, वो सिर्फ 500 से ज़्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। चलिए, उससे भी एक रोक थी, वो भी शहरी इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र को उसने बिल्कुल नहीं छुआ। ये उनका मतलब ये एक बढ़िया, मतलब चलिए कम से कम आपने इतना ही किया, आपने ये तो नहीं कहा कि बाहर का आदमी कोई ले लेगा, ये करेगा। फिर दूसरा, जब खंडूरी जी आए तो खंडूरी जी ने
की बड़ी वाहवाही हुई उसमें। उन्होंने कहा कि 250 गज से ज़्यादा कोई नहीं लेगा, मगर उन्होंने उसमें ये कर दिया कि 250 गज ग्रामीण में भी और शहरी इलाके में भी। अब त्रिवेंद्र जी आए, त्रिवेंद्र जी ने जो उस समय सीलिंग का कानून आया था कि कोई भी व्यक्ति के पास अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी वो ज़मीन सीलिंग में आ जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उत्तराखंड मतलब पूरे यूपी में नहीं खरीद सकता था, मगर उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकता था क्योंकि हम यूपी के पार्ट थे। लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, जो 18 में कानून आया उसमें ये कर दिया कि कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज़्यादा भी ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदेगा तो अपने किसी भी औद्योगिक कार्य के लिए खरीदेगा, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं खरीदेगा, क्योंकि प्लॉटिंग करके नहीं बेच सकेगा, ये नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर अपना भूमि कानून आ जाएगा, हमारा भूमि कानून क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी, बाहर का माफिया, बाहर का उद्योगपति यहाँ पे कोई भी जमीन नहीं खरीदेगा, बल्कि जो भी बाहर का आदमी यहाँ पे ले तो उसको आवासीय जरूरत के लिए 200 गज जमीन दी जाए पूरे उत्तराखंड के अंदर, कहीं पे भी वो आवास के लिए चाहता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान का अंग है, पार्ट है, तो हम ये चाहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का उद्योग सरकार खोलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उद्योग के नाम पे एक सीमित वो देना चाहिए, ये सरकार की अलग पॉलिसी हो सकती है। लेकिन आप जिस तरह से आज इन्वेस्टरों को यहाँ पे बुला रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, आप वो कह रहे हैं कि कोई मंत्री तो इंग्लैंड घूमने में लगा है, कोई अमेरिका घूमने में लगा है, कोई कहीं घूमने में लगा हुआ है, इन्वेस्टरों को ढूंढने में लगा हुआ है, और किस चीज़ के लिए कि आप यहाँ आएँ और रियल इस्टेट पे पैसा खर्च करें। क्या हमारी भूमि इन बाहर के लोगों के लिए है? भाई जब इन पे रोक लग जाएगी तो हमारे डेवलपमेंट के लिए लोग सोचेंगे। हमारा आदमी जो यहाँ पे है उसके पास अगर पूरी ज़मीन है तो वो सरकार से क्या मांग करेगा? इसे हम मांग क्या करें? हमारी ज़मीन बचाओ, हमारे लिए भू कानून लाओ। उस समय अगर हम कहेंगे कि हमारे वहाँ क्या उद्योग धंधे हों, उसके लिए पैसा लगाओ आप हमारी ज़मीन पे, और सरकार मजबूर होगी हमारी ज़मीनों पर पैसा लगाने के लिए, और वहाँ पे हमारे उद्योग होंगे। हमारा हर बच्चा, आज तो यही स्थिति है, जो होम स्टे खोले गए हैं पहाड़ के अंदर। होम स्टे आपको पता होगा, पहाड़ के अंदर जो हमारी ज़मीनें होती हैं वो पुश्तैनी ज़मीनें होती हैं, मेरे दादा परदादाओं के नाम पे होती हैं ज़मीनें। कोई मैं नौजवान हूँ तो मेरे नाम पे नहीं चढ़ जाती है। वो जो क्रम होता है हमारे वहाँ अभी तक तो 3-3 पुस्तकों का नाम उसमें चढ़ा ही नहीं है। अब वो जो बच्चा जब वहाँ पे होम स्टे के लिए लोन लेने के लिए आता है तो गवर्नमेंट उसको लोन ही नहीं दे रही है। मैंने अभी बताया कि कितनी पंचायतों में 20 या 25 पंचायतों में, सल्ट की पंचायतों में उन्होंने सर्वे किया तो पता चला वहाँ पे सिर्फ 2 बच्चों को होम स्टे के लिए लोन स्वीकृत हुआ, बाकियों के सारे होम स्टे के वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो जहाँ पे हमें लोन नहीं मिल सकता है हम बच्चों को जिस ज़मीनों के लिए, तो पहले तो आपको वो भूमि सुधार कानून लाना पड़ेगा ना, भूमि सुधार करना पड़ेगा, आपको भूमि प्रबंधन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो क्या कहते हैं, जो लगातार हम चकबंदी की बात करते हैं, जो हम मूल निवास की बात करते हैं, जो भूमि के अंदर हम सरकार से कहते हैं कि भूमि सुधार के तहत उसकी चकबंदी करी जाए, बंदोबस्त किया जाए, वो सारी चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, और ज़मीनों को लगातार आप बाहर वालों को बेचते जा रहे हैं। तो पहले भूमि का प्रबंधन तो कर लीजिए, उत्तराखंड की भूमि का कौन सी ज़मीन कहाँ पे है, किसके नाम पे है, कहाँ पे है, क्या है, चकबंदी से ज़मीनों को पहले उसका विस्तार तो करिए ज़मीन का। तो सवाल है, सरकार कुछ नहीं करना चाहती, वो 5 साल में चाहती है कि कैसे उत्तराखंड की ज़मीनों को हम किनारे करें, जो पैसा आ रहा है अपनी पार्टी में डालें, कुछ अपनी जेब में डालें, और इस पैसे को तहस नहस कर दें, क्योंकि बच्चे तो उनके बाहर पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ तो बच्चों को पढ़ाना नहीं है। तो सवाल ये है कि सरकार की नीति जनता के लिए क्या है? अपने लिए अलग नीति है, अपनी पार्टी के लिए अलग नीति है, मगर ज़मीन को लेकर जनता के लिए क्या नीति है? इसलिए हम कहते हैं अगर हमारा अपना भूमि कानून आ जाएगा तो हम अपने भूमि कानून के तहत अपनी ज़मीनों को कम से कम बची तो रहेगी, हमारी किसी और के हाथ में तो नहीं जाएगी। और दुनिया में आज पूरी भूमि की लड़ाई हो रही है। आप गाजा पट्टी में देख लीजिए, आप फिलिस्तीन और उसके बीच में क्या लड़ाई है? ज़मीन की तो लड़ाई है सारी। तो जब देश ज़मीनों के लिए लड़ रहा, तो उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं क्यों बाहर का आदमी उसमें ले जाए? उसका फ़ायदा जो उसके पूर्वजों ने उसको सींचा है, यहाँ के पूर्व भी हम लोग इतने वर्षों से उत्तराखंड की लड़ाई लड़ते रहे, सिर्फ अपनी ज़मीनों के लिए, अपनी पहचान के लिए। क्योंकि जहाँ पे ज़मीन होती है, जहाँ पे आदमी रहता है, वहीं से उसकी संस्कृति बनती है, उसकी भाषा होती है, उसकी बोली होती है, उसका खान पान होता है, उसका रहन सहन होता है, और यही मिलके उसका गाना होता है, बजाना होता है, खान पान होता है, और यही उसकी संस्कृति होती है। और आज हमारी संस्कृति पे हमला हो रहा है, ये ज़मीनों पे हमला नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी भाषा को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये भूमि का एक छोटा सवाल नहीं है, ये पूरे हमारे अस्तित्व का सवाल है।
और क्या कहते हैं, आज भी प्रवासी जब बाहर होता है मगर फिर वो उत्तराखंड में आके उसको वहां से भी वो कहता है मैं उत्तराखंडी हूँ। क्यों, कितना गर्व होता है उसको उत्तराखंडी कहते हुए। तो मैं इस गर्व को, इस अपनी पहचान को नहीं खोना चाहती हूँ। और अगर मेरी जमीन मेरे हाथ से निकल गई तो मेरी पहचान भी निकल जाएगी। ये सबसे बड़ा कष्ट का विषय है। देखिए 10 दिसंबर को उत्तराखंड के जितने भी जन संगठन हैं, जो जनता के जन संघर्षों में जो हमेशा भागीदार रहे हैं, ऐसे कम से कम 30-40 संगठनों ने एकजुट होकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और देहरादून के अंदर 10 दिसंबर को एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इससे पहले भी 2 सम्मेलन इसके आयोजित हो चुके हैं, एक हल्द्वानी में, एक देहरादून में। और इस समय देहरादून में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन 10 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें मुख्य मांग जो हमारी है वो ये है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं उत्तराखंड के, जितने भी जनता के जन मुद्दे हैं, उनको आज तक हाशिए में रखा गया है। और जब चुनाव का समय आता है तो यही राजनीतिक लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, जन मुद्दों की बात करते हैं, जनता को लुभाने की बात करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि एक जनता का घोषणा पत्र निकाला जाएगा और सभी मिलकर इस घोषणा पत्र को बनाएंगे। हम जनता से भी ये अपील करते हैं, हम तमाम उत्तराखंड की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भी अपना कोई भी पॉइंट हो घोषणा पत्र में जिसको रखा जा सके, ऐसे पॉइंट को आप हमसे संपर्क करके हमारे तक पहुंचाएं, इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाएं। ये जो समूह जो इस सम्मेलन को करने जा रहा है, उस तक आप अपने तमाम मुद्दों को अपनी घोषणा पत्र में जो आ सकता है उसको लाने की कोशिश करें। और ये घोषणा पत्र 10 दिसंबर को उन राजनीतिक दलों के सामने रखा जाएगा, उनको सौंपा जाएगा कि आपको अगर ये हमारी शर्तें मान्य है तब तो हम आपको समर्थन या सहयोग करेंगे, वरना हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। और ये तमाम उन जन संगठनों, उन विपक्षी दलों के लिए हम लोग ये घोषणा पत्र बना रहे हैं जिन्होंने पूरे उनके समर्थन में हैं। और आज की जो वर्तमान सत्ता है, जो भाजपा की सत्ता है, जिन्होंने पूरा एक नफरत का माहौल फैलाया पूरे उत्तर हिंदुस्तान के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, एक सांप्रदायिक जातिगत आधार पे, लिंग के आधार पे जो एक भेद और एक नफरत का जो पूरा माहौल पैदा किया है, उसके खिलाफ ये मुहिम है मुख्यतः। मगर उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जन मुद्दे, क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड के स्तर पे चाहे कांग्रेस सही हो चाहे भाजपा रही हो, दोनों की राजनीति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए अब जनता का एक दबाव है, अगर आप वास्तव में हमारा वोट चाहते हैं तो पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, इस घोषणा पत्र को सहमति करके तब आप अगर हमारे सामने हमारे घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं तब तो हम आपका समर्थन करेंगे, वरना नहीं। इसी के आधार पे हम लोग एक व्यापक सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं 10 दिसंबर को देहरादून।